अगर हम बात करें बीपीएससी मेंस करंट अफेयर्स का, तो बिहार से भी आपको पूछा जाएगा। तो आज के लेक्चर में आज हम लोग ये बिहार का देखेंगे। बिहार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का 1 साल हो गया, क्योंकि 9 जनवरी 2024 में ये बना था और 2025 हो गया है। तो आपको इससे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो क्या क्या अचीवमेंट रहा है, तो बिहार का स्पोर्ट के क्षेत्र में क्या अचीवमेंट रहा है, दिस मे बी अ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना जैसा चल रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग आंसर राइटिंग फॉर्मेट में देखेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। बिहार हैज़ ऑलवेज बीन नॉन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज एंड नाउ इट्स मेकिंग स्ट्राइड्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो अब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अपना हुनर दिखा रहा है बिहार। लेकिन बिहार मेनली रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए जाना जाता है, लेकिन अब स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जा रहा है। क्या माइलस्टोन्स, क्या मेजर माइलस्टोन और इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, क्या अचीवमेंट है बिहार का, क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, दोनों हम देखेंगे। आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एथलीट्स। आप देखो, कोई अगर गेम खेल रहा है, उसको अगर ये फियर रहे कि अगर हम गेम में सक्सेस ना करें तो हमारा लाइवलीहुड कैसे चलेगा, बहुत बड़ा फियर होता है। जैसे बोला जाता है बिहार में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो खेलने कूदने से बच्चे क्या होता है कि देखा जाता है पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से क्या बर्बाद हो गए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना ला रही है। अगर आप स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी जा रहे हो तो आपको एक एश्योर होगा कि आपको एक जॉब मिल सकता है। इस स्कीम में क्या किया जा रहा है, हु अर्न नेशनल और इंटरनेशनल मेडल, जिसको भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल मेडल मिला है, मेडल 3 तरह का होता है, जो भी ब्रॉन्ज सिल्वर और गोल्ड, उनको अवार्ड करेगा गवर्नमेंट। क्या अवार्ड देगा, गवर्नमेंट जॉब देगा। और 71 एथलीट्स को आज तक जॉब दे दिया गया इस स्कीम के थ्रू, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना। तो आपको जरूर वहां पे मेंशन करना है। मसाल 2024 आप देखोगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स टैलेंट हंट है, ये बिहार के अंदर ही है। टू डिस्कवर टैलेंट अमॉन्ग द 60 लाख स्टूडेंट फ्रॉम द मिडिल एंड हाई स्कूल इन बिहार। तो 60 लाख स्टूडेंट को स्क्रीनिंग करके खासकर मिडिल और हाई स्कूल से क्या किया जा रहा है, डिस्कवर किया जा रहा है टैलेंट को। देखो कितना अच्छा स्कीम है। तो आपसे बीपीएससी बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि राजगीर का जो आप देखोगे अभी स्पोर्ट्स वगैरह हुआ है राजगीर में, जिसमें इंडियन हॉकी टीम भी जीता है, तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप देखो तो बिहार यूनिवर्सिटी भी बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो ये सब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द कंपटीशन विल फोकस ऑन 5 स्पोर्ट डिसिप्लिन। तो इसमें 5 स्पोर्ट डिसिप्लिन पे फोकस किया जाएगा मसाल 2024 में। ठीक है, एंड प्रॉमिसिंग athletes will receive nutritional support and state of the art training to help them becoming a future champions। तो उनको ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स के साथ साथ उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा। न्यूट्रिशन बहुत नीड है बॉडी में, खासकर एथलीट्स लोगों के लिए, टू हेल्प देम बिकमिंग फ्यूचर चैंपियन, ताकि वो फ्यूचर चैंपियन वो बन सके। तो बहुत बड़ा रोल है। आप जब भी क्रिकेटर का नाम सुनते हो तो जानते हो कैसा पानी वो पीते हैं, कैसा खाना खाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो 2024 का जो एशियन वीमेंस चैंपियन ट्रॉफी हुआ है, वाज हेल्ड एट राजगीर। तो ये राजगीर में हुआ। और सबसे पहला बात ये है कि इंडियन वीमेंस हॉकी टीम जो है ना, इसमें चैंपियंस बनी है। हुआ कहाँ पे, राजगीर में हुआ है। अब बिहार में, बिहार स्पोर्ट्स में हमेशा से पीछा है, लेकिन अब देखो वहाँ पे राजगीर में स्पोर्ट्स अकेडमी में वीमेन का चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रहा है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है हॉकी का, और उसमें इंडियन वीमेन जीती भी है। तो ये इंडियन हॉकी टीम भी जीती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कंप्रिहेंसिव स्पोर्ट स्कॉलरशिप स्कीम लाया गया है, जिसके तहत जो 123 इमर्जिंग एथलीट्स है, इमर्जिंग मतलब आने टाइम में वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, उनको 5 लाख तक का एनुअली सपोर्ट किया जाएगा। तो बहुत नीड है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे रहोगे, मोस्ट ऑफ द एथलीट कहाँ आते हैं, रूरल क्षेत्र से आते हैं, तो उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट कर रहा है इस स्कीम के थ्रू, तो बिल्कुल इसको आपको कोट करना है। तो ये हमारा आंसर राइटिंग फॉर्मेट लेक्चर ऐसे ही चलता है, सो दैट कि आपके पास रेडी टू राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट इच डिविजनल हेडक्वार्टर। तो डिविजनल हेडक्वार्टर में बनाने की बात हो रही है, काम भी चल रहा है। ठीक है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, और उसके साथ साथ आउटडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, हर एक ब्लॉक लेवल पे, और स्पोर्ट क्लब्स बनाया जा रहा है एवरी विलेज। तो ये कितना इंपॉर्टेंट, देखो विलेज लेवल पे बनाया जा रहा है, ब्लॉक लेवल पे बनाया जा रहा है, और डिविजनल हेडक्वार्टर लेवल पे चीजें बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं ये अचीवमेंट है, कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है। ठीक है, रिसेंट अचीवमेंट्स अगर आप देखोगे तो गोल्डी कुमारी जो है नालंदा की है, उन्होंने गोल्ड जीता है, ब्रॉन्ज जीता है जेवलिन थ्रो में।
ठीक है, जेवलिन थ्रो में 2024 का जो वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम्स हुआ था थाईलैंड में। तो देखो ऐसा नहीं कि बिहार की जो लड़कियां हैं वो बाहर भी जा रही है, अब बाहर जाके गोल्ड और ब्रॉन्ज जीत रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं अपने लिए अचीवमेंट है। तो ये रिसेंट अचीवमेंट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। जब बिहार एथलीट्स परफॉर्मेंस देखोगे तो 68th नेशनल गेम्स कराटे हुआ था अंडर 17 का, U17 मतलब अंडर 17 एज का चैंपियनशिप हुआ था न्यू दिल्ली में। क्या हुआ था? 68th नेशनल स्कूल गेम्स, ठीक है। तो इसमें जो है ना 2 गोल्ड और 5 ब्रॉन्ज मेडल जो है ना बिहार के एथलीट्स ने जीता है। तो ये भी अचीवमेंट है, इसको भी आपको लिखना है। बिहार रग्बी टीम्स देखोगे ऑल्सो अचीव अ ग्रेट सक्सेस इन जनवरी 2025 एट 68th स्कूल गेम्स, ऊपर वाला ही, सेक्योरिंग चैंपियनशिप बोथ गर्ल्स एंड बॉयज कैटेगरी। तो आप देखोगे बिहार का जो रग्बी टीम है ना 2 कैटेगरी में इसमें गेम हुआ था, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, दोनों में ही इन लोगों ने जीता है, बिहार नहीं जीता, बिहार का रग्बी टीम नहीं जीता है। तो कहीं ना कहीं देखो आप अचीवमेंट हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पे अगर 1 साल हो रहा है बिहार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इन 1 ईयर अचीवमेंट 1 साल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चंस बन रहा है, तो स्पोर्ट्स पे आपके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1 साल हो रहा, तो ये बहुत ज़्यादा रेशनैलिटी समझो कि क्यों जरूरी है, तो ये आपसे पूछ सकता है। और इसी आंसर राइटिंग फॉर्मेट में जब आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाता है। इसी के थ्रू हम लोग जो 71st अपना लेक्चर चला रहे हैं इसी बेस पे चला रहे हैं। देखो राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी एंड बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। 2 चीज़, एक राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी, दूसरा बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और न्यू इरा इन स्पोर्ट्स एजुकेशन, इसको भी मेंशन करना है। 2024 मार्क एट द ओपनिंग ऑफ राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी विच ऑफर्स ट्रेनिंग इन 23 डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। 23 डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में इसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कहाँ पे? राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी में। उसके साथ साथ बिहार ऑल्सो इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वेयर द फ्यूचर कोर्सेज इन स्पोर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल ट्रेनिंग विल बी ऑफर्ड टू प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन एथलीट एंड कोचेज। तो कोचेज और एथलीट्स कैसे नेक्स्ट जनरेशन में आए उसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग ऑफर किया जा रहा है और एजुकेशन ऑफर किया जा रहा है। कहाँ पे? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बिहार में बनाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको लिखना, ये अचीवमेंट है। देखो परिश्रम बैच हमारा चल रहा है, जो प्री प्लस मेंस का बैच है, बहुत हॉलिस्टिक वे में चल रहा है। बच्चों का ये कमेंट देखो, पढ़ना जरूर इसको, इससे आपको लगेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। एक टेलीग्राम हमारा चलता है जिसमें आपको कहीं ना कहीं, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे नहीं दिखाया मैंने, टेलीग्राम में आपको ये अकाउंटेबिलिटी है कि आपको डालना ही डालना है। अगर हम जो क्लासेस लेते हैं आपको हम हैंड रिटेन नोट्स तैयार करवाते हैं लेक्चर के थ्रू, इसी थ्रू और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। आपका ही था कि 70th मेंस के लिए करंट अफेयर्स लाओ, सो ये फ्री इनिशिएटिव है यूट्यूब पे, हमारा कोई पेड कोर्स नहीं यूट्यूब पे, लेकिन 71st के लिए हमारा जो है हमारा एप्लीकेशन पे चलता है। कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा क्लासेस बहुत एक रीजनेबल रेट पे चल रहा है। परिश्रम बैच जो प्री प्लस मेंस है, ट्रू प्री प्लस मेंस है, जिसमें 4875 है, और समाधान सिर्फ मेंस लेना चाहते हो तो 4125 है, और प्रीलिम्स लेना चाहते हो तो 1500 में है सिर्फ प्रीलिम्स का बैच। और इसमें हम रेगुलर मेंस करंट अफेयर्स करा रहे हैं। जब तक आप रेगुलर मेंस करंट अफेयर्स नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। मेनली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप क्या करते हो, प्री के बाद मेंस पढ़ते हो या फिर प्री के बाद मेंस करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हो। नहीं, आपको साल भर पढ़ना है, तभी आप समझ पाओगे क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बताते, जैसे बच्चों का ये हैंड रिटेन नोट्स बच्चा भेजता है, देखो कितना हॉलिस्टिक वे है, और एग्जाम से 1 दिन पहले कितना हेल्पफुल होगा, 7 दिन पहले कितना हेल्पफुल होगा। अब देखो, आप देखोगे ना, अब फेडरलिज्म सब पढ़ रहा है, लेकिन फिजिकल फेडरलिज्म न्यूज में कैसे नहीं आपसे पूछ सकता है। फिजिकल फेडरलिज्म और टर्म एनिहिलेटिव फेडरलिज्म न्यूज में तो आपसे पूछ सकता है, खासकर फिजिकल फेडरलिज्म पूछेगा ही पूछेगा आपको। तो इस पर आपको प्रीपेड लेक्चर होना चाहिए, प्रीपेड नोट्स आपका खुद का होना चाहिए, वही हम बनाने का प्रयास करते हैं अपने लेक्चर में। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स एक्शन दैट अंडरमाइन द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा एक्शन लेता है जो कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए, जो स्वेच्छा होना चाहिए स्टेट सरकार का, राज्य सरकार का, वो कहीं ना कहीं उसके पावर को कम कर रहा है गवर्नमेंट, कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टेप के थ्रू। और जो उसका वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए स्टेट का, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहा है, कम कर रहा है। जैसे जीएसटी कहीं ना कहीं स्टेट का जो ऑटोनॉमी है उसको कम किया, बहुत सारे स्टेट टैक्स वगैरह कम कर दिया, स्टेट का जो ऑथोरिटी है उसको कम कर दिया है, ठीक है। तो यही आपसे पूछता है। जैसे फिजिकल फेडरलिज्म का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए क्या होता है। तो फिजिकल फेडरलिज्म रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिलेशनशिप। अगर आपको पता हो कि फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म मतलब नथिंग बट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसी पर अगर हम फिजिकल फेडरलिज्म लगा दिए, इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल कैसे पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, यही होता है फिजिकल फेडरलिज्म। डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, फिर से रिपीट करता हूं, फेडरलिज्म मतलब होता है सेपरेशन ऑफ
पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर कैसे सेपरेट है, अगर उसी सेपरेशन ऑफ पावर को पैसा के पर्सपेक्टिव से देखें, मनी पर्सपेक्टिव से देखें, तो उसको हम लोग फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं। रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिलेशनशिप एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरल स्ट्रक्चर, वही चीज जो आपको हमने बताया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है, तो देखो आपको पता होना चाहिए फिस्कल फेडरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है, तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखो 7th शेड्यूल क्या करता है, क्या असाइन करता है स्पेसिफिक टैक्स बेस, क्या टैक्स का बेसिस होना चाहिए, 7th शेड्यूल बताता है। इसके अंदर लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, करेंट लिस्ट, इसमें डिसाइडेड होता है कि इसमें आपको कौन सा टैक्स कलेक्ट करना है। जो आर्टिकल 270 देखते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड कलेक्टेड बाय यूनियन, जो यूनियन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो आर्टिकल 270 बताता है। आर्टिकल 275 आप देखोगे तो ग्रांट्स इन एड, तो ग्रांट्स इन एड किसको मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंटर किसको देता है, स्टेट गवर्नमेंट को, किसके लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो आर्टिकल 275 में ये मेंशन है। जब आर्टिकल 280 देखते हो तो ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन का बात करता है। फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिशमेंट से क्या होता है कि ये रिकमेंड करता है कि स्टेट को कितना शेयर जो है ना, किस तरीके से, जैसे इसमें बहुत सारा ऑप्शन होता है, अभी दिखाएंगे आपको कि शेयरिंग ऑफ टैक्स जो रेवेन्यू है, ग्रांट्स इन एड है ना, वो स्टेट को कैसे बांटा जाएगा, कौन किस किस क्राइटेरिया को यूज दिमाग पे रखा जाएगा, क्या पॉपुलेशन रखा जाएगा, क्या आपको इनकम डिस्टेंस रखा जाएगा, उन सबको क्राइटेरिया डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। उसी हिसाब से हर एक स्टेट को, अब हर एक स्टेट को एक जैसा पैसा तो नहीं दिया जाएगा, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए, किसको ज्यादा देना है किसको कम देना है, ये आर्टिकल 280 बताता है। अब देखो क्या क्या चैलेंजेज है फिस्कल फेडरलिज्म इंडिया में, ये चैलेंजेज आपसे पूछ सकता है क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है। जब आप देखोगे ना साउथ का स्टेट कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाते रहता है, खासकर फिस्कल फेडरलिज्म को लेके, ठीक है, इस बात को समझना है। फॉर एग्जांपल पहले क्या था ना, जब 14th फाइनेंस कमीशन आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा टैक्स मिलता था। तो साउथ इंडिया के स्टेट हमेशा कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड का बात करते, पॉपुलेशन कंट्रोल का भी बात करते। उन्होंने आवाज़ उठाया कि भाई हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं तो हम वेलफेयर का काम करें, कहीं ना कहीं बर्डन कम करें। आप पैसा उनको दे रहे हो ज़्यादा, जो पॉपुलेशन इनके पास ज़्यादा है वो काम भी नहीं कर रहे पॉपुलेशन कम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन में ऐड कर दिया गया डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं फिस्कल प्रॉब्लम है, तो ये आपको जानने की जरूरत है। अब देखोगे स्टेट का जो शेयर है ना, वो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में डिक्रीज हुआ दिस डे में। अब ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ऐसा ही एग्जाम में बनाना है। अब देखो 2015-16 में 35% ट्रांसफर होता था स्टेट को, ठीक है, जो अब 30% हो गया। जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को 35% ट्रांसफर करता था टैक्स रेवेन्यू, लेकिन अब सिर्फ 30% कर रहा है। हो सकता है वैल्यू में 30% ज्यादा हो, 35% वो मतलब नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज क्या हो गया, वो कम हो गया है। तो ये भी आपको लिखना है। जो बोरोइंग रिस्ट्रिक्शन है अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले, अब जो स्टेट है ना, वो स्टेट देखो, एक तो इंडिया का जीडीपी होता है, एक स्टेट का जीडीपी होता है। तो स्टेट अपने जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 3% ही क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट पे आप लिमिटेशन लगा रहे हो, तो लिमिटेशन लगा रहे हो तो उसके बोरोइंग पावर को आप डिक्रीज करो, कहाँ जाएगा, पैसा तो बोरो करेगा ही। तो ये इट्स हैम्पर द स्टेट्स एबिलिटी टू रेज फंड्स स्पेशली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। जब फाइनेंशियल क्राइसिस होगा स्टेट में, जब वित्तीय लॉस चलता रहेगा स्टेट को, तब वो कहाँ जाएगा, वो कहीं ना कहीं अपने जीडीपी के हिसाब से ही वो क्या करेगा, बोरो करेगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। लेकिन आप उसको कह रहे कि आप 3% से ज्यादा नहीं बोरो कर सकते हो, तो ये आप लिमिटेशन लगा रहे हो ना, तो यही फिस्कल प्रॉब्लम है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीडीपी नहीं, ये जीएसटी होगा, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जीएसटी होगा, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जब आप इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी का बात करोगे, ये एक कॉम्प्लिकेटेड फिस्कल फेडरलिज्म बना दिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि स्टेट को कंपनसेशन दिया जा रहा है। क्यों कंपनसेशन दिया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टेट का अथॉरिटी का अपने अंदर ले लिए, तो आप स्टेट को कंपनसेशन दोगे। जो टैक्स स्टेट भी कर रहा था, टैक्स जो स्टेट भी कलेक्ट कर रहा था वो आप कर रहे हो, तो उसको कंपनसेशन दोगे। तो कहीं ना कहीं स्टेट का जो रेवेन्यू है वो शॉर्टफॉल हुआ है, वो मतलब कमी आया है। एस्टिमेटेड बिटवीन 19 to 33% के बीच में स्टेट का जो है ना वो कम हुआ है। तो यही ना कहीं कंसर्न है। तो स्टेट के पास जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है ना वो कम हो रहा है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर, अब देखो अब इसी चीज को हम बताते हैं। एज पर द 15th फाइनेंस कमीशन, ट्रांसफर हैज डिजाइन, ट्रांसफर कैसे डिजाइन किया गया, अगर पॉपुलेशन है तो 15% है, एरिया है 15% आपको दिया जाएगा। मतलब 15% के मतलब अगर पॉपुलेशन ज्यादा तो उसको एक क्राइटेरिया दिया गया कि हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। जैसे मान लो यूपी और बिहार, देखो अगर हम बात करें बिहार का,
बिहार का बात करें और मान लो सिक्किम का बात करें, तो बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिहार में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन ज़्यादा, पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रांसफर ऑफ द टैक्सेस, ठीक है। तो पॉपुलेशन हो गया, एरिया हो गया, इनकम डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो गया, फॉरेस्ट इकोलॉजी और टैक्स एंड एफर्ट हो गया। अब इसमें क्या कंसर्न है कि वेटेज गिवन टू द डिस्टेंस पर कैपिटा इनकम एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोइंग स्टेट। जो स्टेट ग्रो कर रहा है और दूसरे स्टेट को आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रोइंग स्टेट है, जो बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ देश है, विकसित जो राज है, उसके लिए एक कंसर्न, उसके लिए एक टेंशन है। तो यही यहाँ पे बताया जाता है। तो इसको आप लिखोगे, जो आप प्रॉब्लम लिख रहे हो ना, बिल्कुल उसको ऐसे लिखो कि उनको दिखे प्रॉब्लम। इसमें दिख रहा है प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है कि 19 to 33% प्रॉब्लम चल रहा है, तो डेटा भी देना जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ नॉन शेयरिंग ऑफ सेस रेवेन्यू विद द स्टेट। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स इज नथिंग बट टैक्स, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेस लगाया। सेस एक टैक्स से कलेक्शन है, जैसे टैक्स होता है ना, सेस इज एक टैक्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि सेस रेवेन्यू तो ले रहा है, लेकिन उसको शेयर नहीं कर रहा है स्टेट के साथ, अपने पास ही रख ले रहा है। तो समझ लो कहीं ना कहीं सेंट्रल ऑटोनॉमी हो रहा है, ठीक है। इस चीज को लिखना है, ठीक है। डिक्लाइन इन ग्रांट्स इन एड। तो ग्रांट्स इन एड में जो ग्रांट्स जो दिया जाता है स्टेट को किसी पर्पस के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए रन करने के लिए, किसी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, उसमें डिक्लाइन देखा गया। आप देखोगे 2015-16 का डेटा, तो 195,000 करोड़ मतलब 1.95 लाख करोड़ दिया जाता था, अब सिर्फ 1.65 लाख करोड़ ही दिया जा रहा। तो ये डिक्लाइन हुआ, तो ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, अब देखो बात हो रहा है कि एट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। पीएम हेल्ड अंबेडकर रोल इन वाटर वर्क स्लैम्स कांग्रेस। तो कांग्रेस ने अंबेडकर को इस चीज़ को थोड़ा नेग्लेक्ट किया, ठीक है, जो इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया। लेकिन आप देखोगे तो आपको इसमें दो चीज़ समझना है कि अभी जो केन बेतवा वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, उसके क्या क्या आप उसके अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका डिसएडवांटेज भी है, तो वो भी समझना है। तो हम सबसे पहले अगर अंबेडकर टर्म दे दिया है न्यूज में, तो अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन जरूर देखेंगे इंडिया के वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में। आपसे पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता तो वहां आप कोट कर सकते हो क्योंकि न्यूज में है। देखो सेंट्रल वाटर कमीशन जो बना था CWC, तो मैनेज वाटर रिसोर्सेज, तो ये कहीं ना कहीं अंबेडकर का ही कंट्रीब्यूशन था क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो थे 1940 से 1945 के आसपास। ये प्री इंडिपेंडेंस का बात करें तो सेंट्रल वाटर कमीशन पहले ही बन गया था आज़ादी से पहले, तो ये मैनेज करता था वाटर रिसोर्सेज को। साथ ही साथ जो रिवर वैली अथॉरिटी कंसेप्ट है टू मैनेज रिवर बेसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस द स्टेट, तो जितने भी रिवर बेसिंग है उसको मैनेज करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए रिवर वैली अथॉरिटी कंसेप्ट लाया गया इन्हीं के अंदर में, ठीक है। मल्टीपर्पज डेवलपमेंट अप्रोच लाया गया, आइडिया ऑफ यूटिलाइजिंग रिवर बेसिंग फॉर मल्टीपल पर्पज लाइक इरिगेशन, तो जो रिवर बेसिंग है उसको मल्टीपल पर्पज में लाया जाएगा, जैसे इरिगेशन हो गया, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, फ्लड कंट्रोल हो गया, की प्रिंसिपल इन मॉडर्न वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये सब उनका कहीं ना कहीं आपको देखो कि उनका ही देन है। उसको हम आगे मूव करते हैं कि सबसे पहला बात नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या, तो इसी से आप डेफिनेशन अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। एम टू लिंक डिफरेंट सरप्लस रिवर ऑफ कंट्री विद द डेफिशिएंट रिवर। अब क्या करोगे, जिस रिवर के पास ज़्यादा पानी है, आप देखो नॉर्थ बिहार, ये अगर लाइन है गंगा, तो नॉर्थ बिहार में रिवर जो है ना कोसी वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लड लाता है, तो हम उस कोसी को साउथ बिहार से कनेक्ट कर देंगे। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, बिहार के रिस्पेक्ट में भी आपसे पूछ सकता है। तो अब जब हम कनेक्ट कर देंगे तो जो सरप्लस वाटर है किसी रिवर का, हम उसको डेफिसिट रिवर में कनेक्ट कर देंगे। और कहीं ना कहीं जो सरप्लस रीजन है, जहां पे रिवर सरप्लस वाटर है, तो वो रीजन भी सरप्लस है, तो उस सरप्लस रीजन को हम वाटर कहां भेज देंगे, डेफिसिट रीजन में, जहां पे पानी का अभाव है उसको भेज देंगे। तो कहीं ना कहीं जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया पर्सपेक्टिव से। तो पीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट KBLP ऑन दिसंबर 2025, इसी साल का बात है 2024 का, दिसंबर 25 मतलब 25 दिसंबर 2024 का। द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव एम एट द एड्रेसिंग वाटर स्कार्सिटी एंड प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट इन बुंदेलखंड रीजन। जो बुंदेलखंड रीजन है कहीं ना कहीं यूपी में, यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, तो इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, जो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, केन और बेतवा दो रिवर है उसको कनेक्ट किया जा रहा है, ये केन है ये बेतवा, इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है। इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, जो वो वाटर स्कार्सिटी है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है, पानी की कमी जिस एरिया में है उसको पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। खासकर एग्जाम्पल आप देखोगे तो बुंदेलखंड रीजन को, ठीक है। उसके साथ साथ आप इसमें बता सकते हो इसमें जो इरिगेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा,
तो इस प्रोजेक्ट का एम क्या है कि 10.62 लाख हेक्टेयर जो है ना वो ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये 10 लाख में जो है ना करीब करीब 8 लाख मध्य प्रदेश को मिलेगा और 2.5 लाख जो है ना वो कहीं ना कहीं यूपी को मिलेगा। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर 62 लाख पीपल एंड जनरेशन ऑफ 103 मेगावाट हाइड्रो पावर एंड 27 मेगावाट सोलर पावर। तो आप देखो कहीं ना कहीं किस किस चीज़ में यूज़ किया जाएगा, इरिगेशन में यूज़ किया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा, उसके साथ कितने लोगों के लिए 62 लाख पीपल के लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा। उसके साथ साथ 103 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेशन का बात हो रहा है और 27 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन का बात हो रहा है इसी के थ्रू। तो आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हॉलिस्टिक वे में जो इंडिया का डेवलपमेंट होगा। अब ये केन बेतवा का आप बना सकते हो छोटा मोटा। अब इसमें आपका एक काम है कि केन बेतवा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, किस किस स्टेट में जाता है, केन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, दोनों मेनली यमुना का ही आपका ट्रिब्यूटरी है। अब बेनिफिट क्या है, अगर हम कुछ चीज़ करें तो उसका बेनिफिट भी है, प्रोज भी है, कॉन्स भी है। तो अगर बेनिफिट देखोगे तो वाटर स्कार्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट है। प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज। तो ड्रिंकिंग के लिए हम कितने लोगों को दे रहे हैं, देखो 62 लाख को लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं और कितना इंडस्ट्रियल यूज कितना हो जाएगा। तो आप देखो पोटेंशियल टू प्रोवाइड 64.8 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर किसको मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल यूज को मिल जाएगा। इस बात को भी समझना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे हेल्प बैलेंस बिटवीन वाटर रिसोर्सेज बिटवीन द रीजन। तो बैलेंस जो होना चाहिए वाटर रिसोर्सेज का, कहीं ज्यादा कहीं कम ना हो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये बैलेंस करेगा, वाटर स्कार्सिटी को कम करेगा। वाटर सिक्योरिटी, स्कार्सिटी सिक्योरिटी मतलब वाटर को सिक्योर करेगा, मतलब सबको एबिलिटी देगा, और जो वाटर स्कार्सिटी है उसको कम करेगा। हेल्प्स टू मिटिगेट वाटर शॉर्टेज इन द वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम ऐसा वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में करते हैं ना कहीं आप देखोगे, वेस्टर्न पार्ट देखोगे तो राजस्थान वगैरह आप देखोगे, गुजरात वगैरह, तो वहां भी ये हेल्प करेगा और सॉर्दर्न पार्ट में भी करेगा। क्योंकि आप देखोगे नॉर्दर्न पार्ट में सारे पेनिसुलर रिवर नीचे है, जो भी आप नॉर्दर्न पार्ट में देखोगे ना वो सारे हिमालयन रिवर है। तो हिमालयन रिवर जो है ना थ्रू आउट द रीजन, थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी रहता है, प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन जब वेस्टर्न साइड में देखोगे तो आप देखोगे बहुत सारे रिवर जो है ना आपको दिखेगा कि वो कहीं ना कहीं वो मानसून रिवर भी है, वहां पानी का एबिलिटी उतना नहीं है जितना नॉर्थ में है। तो आप सॉर्दर्न पार्ट में भी कनेक्ट करके आप कहीं ना कहीं वाटर स्कार्सिटी को कम कर सकते हो। और कैन इरिगेट अराउंड 35 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन द वाटर स्केयर वेस्टर्न पेनिसुला। तो वेस्टर्न पेनिसुला में जो 35 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड है ना आप उसको इरिगेट कर सकते हो। तो ये भी डेटा आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो ऊपर हम बता ही दे इरिगेशन के लिए, तो ये एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट लिंकिंग, तो ये कहीं ना कहीं इरिगेशन को इंप्रूव करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आप ये भी लिख सकते हो जहां पे फ्लड आ रहा है, तो फ्लड क्यों आता है, किसी रिवर में एक्सेस वाटर हो जाता है, कहीं किसी रिवर में कम है, तो आप बिहार का भी पर्सपेक्टिव लिख सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो कि अगर सरप्लस वाटर है, किसी में फ्लड आ रहा है, तो फ्लड वाले रिवर को जो ड्रॉट वाले रिवर है उससे हम कनेक्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं फ्लड के लिए इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मेक एग्रीकल्चर पॉसिबल इन एरिया विद द वाटर शॉर्टेज। तो जहां भी वाटर शॉर्टेज है वहां पे भी ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल हमारे लिए भी, ये भी हम लोग को समझना है। उसके साथ साथ नेक्स्ट देखो जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर। अब कितना पोटेंशियल, अगर आप इंटरलिंक करते हो रिवर को तो 34 गीगावाट पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, और कहीं ना कहीं हमको रिन्यूएबल सोर्सेज पे ही मूव करना है। तो हाइड्रो मतलब वाटर से अगर हम टरबाइन से पानी अगर से टरबाइन यूज करके अगर हाइड्रो पावर से यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सोर्सेज है। तो कहीं ना कहीं जो हम कोल बेस्ड पावर प्लांट पे डिपेंडेंट है वो भी नहीं रहना पड़ेगा। इतना ज्यादा पोटेंशियल है तो हमको करना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है, ठीक है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। तो क्यों है कि आप देखो फिशरी वगैरह डेवलपमेंट हो जाएगा जब भी आप इंटरलिंकिंग कर रहे हो। आप इंटरलिंकिंग के साथ साथ अगर मान लो डैम वगैरह भी क्रिएट करो हाइड्रो पावर के लिए, तो आप मछली उत्पादन हो गया, लाइव स्टॉक भी हो गया। जिस एरिया में वाटर स्कार्सिटी है तो लाइव स्टॉक वहाँ पे इंश्योर नहीं कर सकते। लाइव स्टॉक मतलब हो गया ऐसे जानवर जो आप मेनली दूध के लिए और भी चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो, मीट के लिए यूज़ करते हो, तो वहाँ भी पानी की जरूरत है, तो उस एरिया में भी पानी आप पहुँचा सकते हो। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, तो इंक्लूसिव ग्रोथ का भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इशू क्या क्या है, अब इन्वायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप देखो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें आप ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, उसके साथ साथ इसमें जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। मैसिव
एक्सटेंसिव डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, आप फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्ट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, क्योंकि आप दो रिवर को कट कर रहे हो, मिला रहे हो दोनों रिवर को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट भी है, तो उसको भी डाइवर्जन करना पड़ेगा आपको। सबमर्ज ऑफ लैंड लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन ऑफ सॉइल, अब सॉइल एरिजन वगैरह भी होगा इससे, ये भी एक कंसर्न है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा, किस पे, गवर्नमेंट पे। उसके साथ इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, डैम वगैरह का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो जाएगा, दो स्टेट के बीच में वाटर का डिवाइडेड कैसे होगा, ये भी डिस्प्यूट हो जाएगा। अब बॉर्डर इशू भी, अगर मान लो हर एक रिवर पे कर रहे हो, तो जैसे आप देखोगे अपना जो गंगा वगैरह वो बांग्लादेश वगैरह में भी जाता है, तो अब गंगा का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट करो तो इंटरनेशनल इशूज भी हो सकता है। उसके साथ साथ सोशल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, आप किसी एरिया में अब यहाँ पे दो रिवर को कनेक्ट करो, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो इनको भी डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ये भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग हाँ भी नहीं करेंगे, लोगों का एग्रीकल्चर भी है, लोगों का लाइवलीहुड चला जाएगा, तो ये सब भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, बिहार फेसेस द डुअल सेटबैक ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड, कहाँ पे, नॉर्थ बिहार में फ्लड है और साउथ बिहार में कहीं ना कहीं क्या है, ड्रॉट है। इन लाइट ऑफ दिस डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर लिंकिंग इन बिहार, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो ऊपर आपको बताया, आप बता सकते हो कैसे कोसी और मेची कनेक्शन का बात हो रहा है, कोसी मेची का एग्जांपल दे सकते हो, और ये क्यों इंपॉर्टेंस है। तो ये जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, जो हमने यहाँ पे वाटर सिक्योरिटी बताया है, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव बताया है, हाइड्रो पावर बताया, यही तो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ बता सकते हो, आप बिहार में भी देखोगे तो कोल बेस्ड पावर प्लांट बहुत ज़्यादा है, तो आप कोल बेस्ड से हाइड्रो पावर में जाओगे तो कहीं ना कहीं बिहार के बहुत सारे सिटी जो अभी पॉल्यूटेड हो रहे हैं वो भी कम होंगे। तो आप एक तैयार करो कि इसी को पर्सपेक्टिव रखो, मतलब यही पॉइंट रखो, और इसी में बिहार के पर्सपेक्टिव में गूगल करो और फाइंड आउट करके इसको लिख लो और इसको तैयार कर लो, क्योंकि दिस में भी ए क्वेश्चन, क्योंकि फ्लड से प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन इस पे बिहार पर्सपेक्टिव से मिल सकता है कि इंपॉर्टेंस क्या है रिवर लिंकिंग का बिहार के लिए। तो अब देखो फ्लड का सॉल्यूशन है, अगर फ्लड क्वेश्चन आ गया तो दिस में भी सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ गया डायरेक्ट, तब भी आप बता सकते हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है फ्लड पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इंटरलिंकिंग कर देंगे, हम कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो हर एक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लाइव स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया, ठीक है। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।